हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूडिमोनिया क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हमें भारत के संविधान के प्रस्तावना के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें बताया गया है कि दुनिया में वो पहला देश जिसने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और जिसने प्रीएम्बल बनाई पहली बार दुनिया में, तो वो अमेरिका का संविधान था, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन था। कई देश हैं जैसे भारत, हम सब ने उसे फॉलो करा है। जो प्रीएम्बल है वो क्या होती है? तो प्रीएम्बल एक समरी है, एक इंट्रोडक्शन है हमारे संविधान का। इसमें जैसे कि पालकी वाला एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट है, उन्होंने बताया था कि प्रीएम्बल भारत के संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है, पहचान पत्र है। जो प्रीएम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से आई है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने पेश करे थे, प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने, उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से ही निकली है हमारी प्रस्तावना। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्यों आया था? क्योंकि ये हमारे संविधान की जो बनाने वाले हैं हम, उस संविधान का इंट्रोडक्शन था कि हम कैसा संविधान बनाएंगे। इसलिए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया आम जनता को दिखाने के लिए कि हमारे क्या प्लान है, हम कैसा संविधान बनाएंगे। उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से ही हमारी प्रीएम्बल निकल कर आई है। और पहली बार हमारी प्रीएम्बल को 42 अमेंडमेंट से अमेंड किया गया था। 3 शब्दों को जोड़ा गया, सोशलिस्ट इंदिरा गांधी के टाइम पर, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो ये मेजर क्वेश्चंस हो गए। फिर हमें बताया गया प्रीएम्बल का टेक्स्ट क्या है। मतलब आप जब प्रीएम्बल पढ़ोगे, आप सब अपनी बुक में देखना, या आप सब अपने फ़ोन में वॉलपेपर कहीं भी लगा लो, इसे पूरा का पूरा याद होना चाहिए आपको अपनी प्रीएम्बल मुँह ज़बानी। ठीक है, तो अब जो हमारी प्रीएम्बल है उसके बारे में हमें पढ़ना है कि प्रीएम्बल में क्या क्या शामिल है। प्रीएम्बल 4 तत्वों से मिलकर बनी है। सबसे पहले प्रीएम्बल में हमें बताया गया कि शक्ति का सोर्स क्या है, अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्स ऑफ अथॉरिटी कहाँ से आ रही है, हमारे संविधान की शक्ति कहाँ से आ रही है, संविधान में शक्ति कहाँ से आती है। तो प्रीएम्बल बताता है कि संविधान जो है वो अपनी शक्ति आम लोगों से, मतलब हम लोगों से लेता है। ये संविधान हम ही लोगों ने अपने आप को सौंपा है, अपने लिए बनाया है, खुद बनाया है। इसलिए शक्ति कहाँ से आ रही है संविधान में, तो वो हम लोगों से आ रही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सेम ऐसा ही अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेरिका की प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। इसके बाद हमसे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरी बात है कि हमारे भारत राज्य का नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है। वो प्रकृति हम देखेंगे कि सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, सॉवरन है, रिपब्लिकन है। ये है भारत की प्रकृति हो गई। इसके बाद है हमारे संविधान के उद्देश्य क्या थे, कि हम जस्टिस देना चाहते थे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे। फिर हमारा जो एडॉप्शन है, कब हमने संविधान को अपनाया, तो 26 नवंबर 1949 को हमने इसे अपना लिया था। तो अब आपने प्रीएम्बल पढ़ी, तो सबसे पहले आप नोटिस करोगे, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। जब आप प्रीएम्बल पढ़ते हो तो आप देखते हो वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो शक्ति का सोर्स कहाँ से है, हमारे संविधान में शक्ति कहाँ से आ रही है, हम ही लोगों ने बनाया, हम लोग, हमारे ऊपर हम ही से शासन होगा। इसके बाद दूसरा पार्ट था नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक। भारत कैसा होगा, उसका नेचर हो गया ये। इसके बाद हमें पूछा था कि ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा संविधान क्या पाना चाहता है, तो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी, इक्वालिटी, एंड देन वी हैव फ्रेटर्निटी। इसके बाद हमसे पूछा गया था कब हमने अपने संविधान को अपनाया, तो हमने अपनाया नवंबर 1949 में, 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट करा, एनेक्ट करा और अपने आप को ये संविधान सौंपा। तो इस तरीके से ये 4 फीचर्स हैं जो हमें अपनी प्रीएम्बल में पढ़ने हैं। इसके बाद है कीवर्ड्स प्रीएम्बल के दे रखे हैं, उनको हमें एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला कीवर्ड आ जाओ, सबसे पहला कीवर्ड है सोवरन। सोवरन का मतलब क्या होता है, तो सोवरन का मतलब है आज़ाद, मतलब हमारे ऊपर हमारे द्वारा ही शासन किया जाएगा। जो हमारी प्रीएम्बल है वो कहती है कि भारत एक सोवरन देश है। सोवरन इंटरनल और एक्सटर्नल ले लो। जब हम इंटरनल की बात करते हैं तो वो है भारत के अंदर, और एक्सटर्नल की बात करते हैं मतलब भारत के बाहर। मतलब भारत को बाहर से कोई भी शक्ति कंट्रोल नहीं कर सकती है।
हम लोग अपने इंडिपेंडेंट डिसीज़न लेने के लिए आज़ाद हैं। हमें कोई बाहर से फोर्स करके नहीं बताएगा कि भारत को फार्मर्स बिल लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। भारत सरकार को जो कानून लगेगा, भारत के लोगों को जो लगेगा वो आएगा, ठीक है। कोई बाहर से हमें थोप नहीं सकता। वहीं इंटरनल की बात करें तो इसका मतलब है हम लोग मिलकर अपने लिए, अपने ऊपर शासन करने के लिए एक सरकार चुनते हैं। इंटरनली हम फ्री हैं, अपनी पसंदीदा अपनी चुनी हुई सरकार चला रहे हैं। हमारे लोगों को कुछ अधिकार दिए गए इंटरनली, तो हम लोग सॉवरन हैं। फिर लोगों ने पूछा, जब नेहरू जी ने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस ज्वाइन कर लिया था, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, तो लोगों ने पूछा क्या अब इससे हम अपनी आज़ादी नहीं खो देंगे? कल को हो सकता है कि ब्रिटिश रूल हम पर वापस आ जाए। तो नेहरू जी ने बताया, आप इससे कोई भी अपनी आज़ादी नहीं छिनवा रहे हो। एक्सटर्नल इंटरनल हर तरह से हम फ्री होंगे। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस उन देशों के लिए बनाया गया था जो ब्रिटिश कॉलोनी रह चुके थे, और इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसका हिस्सा बन गए तो आपकी सॉवरेनिटी छिन जाएगी, आपको प्रेशर डाला जाएगा कि आप ये करो वो करो। सेम इसी तरीके से भारत ने एग्जाम्पल दिया कि हमने यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप अपनाई है, तो क्या इससे हमारी सॉवरेनिटी चली गई? तो सॉवरेनिटी नहीं जाएगी, ना ही आप कोई लाइबिलिटी रखते हो उन एजेंसीज़ के प्रति। मतलब कोई भी बाइंडिंग नहीं है आपके ऊपर, ठीक है। इसके बाद ये आप पढ़ लेना। इसके बाद है सोशलिस्ट। तो अगर हम सोशलिस्ट की बात करें कि सोशलिस्ट टर्म जो है हमारी प्रीएम्बल में वो 42 अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सोशलिस्ट नहीं थे। हम पहले से ही सोशलिस्ट थे। हमने अपनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, डीपीएसपी में, नीति निर्देशक सिद्धांतों में पहले ही समाजवादी निर्देश डाल रखे थे। तो सोशलिज़म डालने का मतलब क्या बना? तो अगर इसकी जवाब देखा जाए तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था उस टाइम पे जो किया गया था और कांग्रेस पार्टी के द्वारा। इसके अलावा हमें बताया गया है कि सोशलिज़म तो जो है इसको हमने अदर तरीके से पहले वैसे भी अपना लिया था। जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने एक रिजोल्यूशन एक्सेप्ट करा था सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी के नाम से अवार्डी सेशन में 1955 में। इसके अलावा इंडिया ने अपनी तरह का सोशलिज़म पैदा करा है जो कि डेमोक्रेटिक सोशलिज़म है, जो कम्युनिस्ट सोशलिज़म बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये मार्क्स के विचारों वाला सोशलिज़म नहीं है, ये गांधी के विचारों वाला सोशलिज़म है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि गांधी का जो सोशलिज़म है वो सभी लोगों को बराबर अपॉर्चुनिटीज़ देना चाह रहा है, लेकिन जो मार्क्स वाला सोशलिज़म है उसमें रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर करने की बात की जाती है और प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दिया जाता है ना। तो हमारा ये वाला तो नहीं है। हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज़म है जो कि मिक्स्ड इकोनॉमी पर बेस्ड है, जिसमें गांधी और मार्क्स के थोड़े से प्रिंसिपल्स, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स शामिल किए गए हैं और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों साइड बाय साइड साथ में चलेंगे। ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने डिसीज़न में बोला है कि हमारा जो सोशलिज़म है वो गरीबी ख़त्म करेगा, उपेक्षा ख़त्म कर देगा, भेदभाव ख़त्म कर देगा, बीमारियां ख़त्म कर देगा और सबको बराबरी देगा। हमारा सोशलिज़म मार्क्स और गांधी के दोनों के विचारों का ब्लेंड किया गया है, जिसमें से गांधीयन ज़्यादा है। और हमारी जो 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी एलपीजी की, उसकी वजह से हमारे जो सोशलिस्ट निशानियां हैं, हम कह सकते हैं वो थोड़ी कम हो गई हैं, ठीक है। ये हमारा सोशलिज़म हो गया। अब हमें पढ़ना है सेक्युलर। ये भी हमारे ये भी हमारी प्रीएम्बल में 42 अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। तो क्या हम पहले सेक्युलर नहीं थे कि हमें बताना पड़ा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम पहले सेक्युलर नहीं थे, हम ऑलरेडी सेक्युलर थे। ये हम अपने फंडामेंटल राइट्स में भी देख सकते हैं। तो सेक्युलर भी 42 अमेंडमेंट से आया, ये भी सिर्फ़ और सिर्फ एक पॉलिटिक्स थी, ठीक है। और इसके अलावा आप देखोगे सेक्युलर स्टेट तो भारत पहले से ही था और हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं 25 से 28 तक, जो कि धर्म की रक्षा करते हैं, हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारत सेक्युलर नहीं था। हमारा संविधान जो है वो सेक्युलरिज्म को एक पॉजिटिव नज़रिए से रखता है। मतलब आपने क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ी होगी पॉलिटिकल साइंस में,
तो आप नोटिस करोगे वहाँ पे हमें सेक्युलरिज्म दो तरह के बताए गए, एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट और एक हमारे देश का कॉन्सेप्ट जो कि पॉजिटिव कहलाता है, जिसमें हर धर्म को महत्व दिया गया है और उसकी प्रोटेक्शन का भी इंतज़ाम किया गया है। लेकिन जो वेस्ट का कॉन्सेप्ट है वो आपको धर्म के जीरो इंटरफेरेंस की बात करता है। राज्य उनके धर्म के मामले में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, जबकि भारत का जो रिलीजन है, भारत में जो सेक्युलरिज्म है, उसमें हम इंटरफेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबरीमाला केस आपको याद होगा, जिसमें महिलाओं को मंदिर में जाना अलाउड नहीं था। वो बीच की एज की महिलाएं जिनको उनके मासिक धर्म होते हैं, पीरियड्स होते हैं, तो उन लोगों को अलाउड नहीं था। और हमारे देश में फिर स्टेट ने इंटरफेयर करा और उनके लिए भी अलाउड कराया। तो ये वो एग्जांपल है। हमारे देश में ऐसा नहीं है कि धर्म बिल्कुल फ्री है स्टेट से। स्टेट इन्वॉल्व होता है धर्म में जहाँ ज़रूरत होती है। ऐसे ही हमारे देश में जो आपने नोटिस करा होगा, जो वो होता है ना, मुस्लिम्स जो हैं वो अपना मुस्लिम्स जो है वो मक्का मदीना की यात्रा करने के लिए हर साल जाते हैं, जो तीर्थ यात्रा होती है। तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से फ़ंड प्रोवाइड कराया जाता है, बंदोबस्त किया जाता है। तो ये वो एग्ज़ाम्पल्स है कि भारत में जो धार्मिक आज़ादी है वो स्टेट से फ्री नहीं है। मतलब एक पॉजिटिव रूप में राज्य टांग अड़ाता है धर्म के मामले में, ना कि नेगेटिव। अगर राज्य टांग ही ना अड़ाए तो वो धर्म का नेगेटिव रूप हो जाएगा, जीरो इंटरफेरेंस, जो कि वेस्ट के देशों में अपनाया जाता है। तो भारत में एक पॉजिटिव रूप अपनाया गया है सेक्युलरिज्म का। ठीक है, अब हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक। अब भारत डेमोक्रेटिक है। तो डेमोक्रेटिक की अगर हम बात करें तो प्रीएम्बल में डेमोक्रेटिक शब्द डाला गया है। इसका मतलब है कि हमारा जो संविधान है वो, मतलब हमारा जो देश है वो डेमोक्रेटिक रहेगा। डेमोक्रेसी भी ना दो तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो वो होती है जो स्विट्ज़रलैंड में अपनाई गई है, जिसमें हम डायरेक्ट चुनते हैं, मतलब चुनना नहीं, मतलब आप डायरेक्टली फ़ैसले कर रहे हो। आपको कोई भी डिसीज़न लेना है, जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक स्कूल बनवाना है, तो वो स्कूल सभी मिलकर बैठकर डिसीज़न ले लेंगे कि बनवाना है नहीं बनवाना है। आप किसी को चुन के नहीं भेज रहे हो, आप आपस में खुद ही फैसला कर रहे हो, तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई। वहीं एक इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में आप खुद फैसला नहीं कर रहे हो, आपने किसी को चुनकर भेजा और वो चुना हुआ बंदा आपके लिए, आपकी तरफ से डिसाइड कर रहा है कि स्कूल खुलेगा या नहीं खुलेगा। अब जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसके भी 4 हथियार हैं इम्प्लीमेंट करने के। पहला तो रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइट। रेफरेंडम होता है कि आप हाँ या ना में जवाब चाहते हो, वोटिंग करवाते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रेफरेंडम में जब यूके का ब्रेग्जिट हुआ तो रेफरेंडम कराया गया, वोटिंग कराई गई, आम लोगों से पूछा गया। ठीक है, फिर आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में आप कोई पहल करते हो, आपको कुछ चाहिए तो आप एक पहल करोगे, इनिशिएटिव करोगे। जैसे ये इनिशिएटिव आम जनता भी कर सकती है, मतलब आम जनता कर सकती है। कोई भी इंसान इनिशिएटिव ला सकता है कि मुझे अपने देश में ये चीज़ करानी है। ठीक है, कोई भी बिल लाएगा, कोई भी आम आदमी भी ले आएगा, इनिशिएटिव हो गया। वही रिकॉल मतलब आप वापस बुला लेते हो। अगर आपने जिसे चुनकर भेजा था वो पसंद नहीं है तो आप रिकॉल कर लो, उसे वापस बुला लो। ठीक है, और फिर आता है प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड मतलब भी वही होता है, आप हाँ या ना में जवाब दो, आपको वो चीज़ चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होती है वो हमारे चुने हुए लीडर्स के द्वारा पावर कैरी की जाती है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी दो तरह की, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। हमारा संविधान रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करता है, जिसमें जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, वो हमारी लेजिस्लेचर के प्रति, हमारी कार्यपालिका, हमारी विधायिका के प्रति जवाबदेह होगी। ऐसे ही हमारे यहाँ पर यूनिवर्सल वोटिंग राइट है, सभी को वोटिंग का राइट दिया गया है। साथ ही हर 5 साल में चुनाव होते हैं, कानून का शासन है, न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र है और किसी आधार पे कोई भेदभाव हमारे देश में अलाउड नहीं है। तो ये हमारे देश की डेमोक्रेटिक फीचर्स हो गए। डेमोक्रेटिक शब्द जो है हमारी प्रीएम्बल में भी यूज़ किया गया है।
लेकिन जो हमारी प्रियम्बल में डेमोक्रेटिक शब्द यूज़ हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटे सेंस में नहीं है कि आपने चुनकर भेजा और चुनाव हो गया। ये एक ब्रॉडर सेंस में है। आपको पॉलिटिकल के अलावा आपको सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी प्रोवाइड कराई जाएगी। पॉलिटिकल तो हो गया, आपको वोट देने का अधिकार है, आपको अधिकार मिलेंगे, वोट्स आपको अधिकार मिल रहे हैं, राइट्स मिल रहे हैं, तो वो आपकी पॉलिटिकल हो गई। लेकिन यहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक की बात की जा रही है, जिसमें सबको बराबर करने की भी कोशिश की जाएगी। फिर आता है, अंबेडकर जी ने अपनी स्पीच दी थी संविधान बनाते टाइम 25 नवंबर 1949 को। उसमें उन्होंने कहा था पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अगर हम भारत में ले भी आए तो भी फ़ायदा नहीं है, वो कबाड़ के समान है जब तक आप उसमें सोशल एलिमेंट्स ना डालो। आपको सोशल डेमोक्रेसी पानी ही होगी, जिसमें जो सोशल डेमोक्रेसी होगी उसमें लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों जो चीज़ें आपस में गुंदी हुई होंगी। एग्जाम्पल, अगर हम सबको सिर्फ लिबर्टी दे दें तो लिबर्टी से काम नहीं बनेगा ना। अगर लोग बराबर ही नहीं हैं तो उस लिबर्टी का फ़ायदा कुछ ही लोगों को होगा। वो लोग जो ऑलरेडी पैसे वाले हैं, सक्षम हैं, वही लोग बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स बन जाएंगे, उद्यमशील बन जाएंगे, बड़े बड़े बिजनेस संभाल रहे होंगे अगर इक्वालिटी नहीं हुई तो। वहीं अगर आप सिर्फ इक्वालिटी दे देते हो, लिबर्टी नहीं देते हो, तो भी सेम केस हो जाएगा। अगर सब बराबर हो गए, मान लो मेरे भी 50 नंबर आएंगे, आपके भी 50 नंबर आएंगे, हम दोनों ही बराबर है, तो मेरा पढ़ने का क्या फ़ायदा है। तो लोगों में जो उनका स्किल अचीव करना, कंपटीशन की भावना, अपने आप को बेहतर बनाना, ये सब ख़त्म हो जाएगा। इंडिविजुअल क्रिएटिविटी मर जाएगी। तो बराबरी देने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। सबको बराबर कर दोगे तो भी फ़ायदा नहीं है। सबको कुछ ही लोगों को मतलब बराबरी छोड़ दो, लिबर्टी दे दोगे तो भी फ़ायदा नहीं है। अब हमें इन दोनों का मिला जुला रूप चाहिए, साथ में फ्रेटर्निटी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये तीनों चीज़ें चाहिए, और अगर ये एक दूसरे के बिना होगी तो डेमोक्रेसी फेल है। तो यही हमें यहाँ पर समझाया गया है। इसके बाद हमें बताया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर की बात की गई है कि हर नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रोवाइड कराया जाएगा भारत के अंदर। देन अब बारी आती है रिपब्लिक की। जो रिपब्लिक है, भारत एक रिपब्लिकन डेमोक्रेसी है। रिपब्लिक का मतलब क्या है? रिपब्लिक का मतलब है हमारे यहाँ पर मोनार्की नहीं है। मोनार्की जिसमें राजा या रानी का हेरिडेटरी रूल होता है। भारत के अंदर जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो हेरिडेटरी नहीं है, कोई भी राजा या रानी नहीं है, एक हेरिडेटरी पोजीशन नहीं है। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा ब्रिटेन से अपोजिट हमारे यहाँ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑप्शन है कि हम अपना हेड ऑफ स्टेट चुन सकते हैं। रिपब्लिकन देश में चॉइस होती है कि आप डायरेक्ट या इनडायरेक्टली अपना हेड ऑफ स्टेट चुन सकते हैं एक फ़िक्स्ड पीरियड के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका में ऐसा ही होता है। रिपब्लिक जो होता है, इसमें रिपब्लिक शब्द हमारे प्रीएम्बल में जोड़ा गया है, जिससे बताया गया है कि भारत में एक हेड ऑफ स्टेट होगा जो कि चुना हुआ बंदा होगा और उसे प्रेसिडेंट कहा जाएगा। 5 साल का उनका टर्म होता है। रिपब्लिक जो होता है, इसके दो और मतलब निकलते हैं। इसका मतलब है जो सोवरेनिटी है, जो शक्ति है, सोवरेनिटी है, लोगों की फ्रीडम है, ये कहाँ पर लाई करती है? ये हमारे देश में लोगों के ऊपर है। हमारे देश में एक इंडिपेंडेंट चुने हुए पर्सन पर निर्भर करती है, ना कि किसी राजा के ऊपर। कोई भी प्रिविलेज क्लास हमारे देश में नहीं होगा। सभी पब्लिक ऑफिसेस सभी के लिए खुले हुए होंगे बिना किसी भेदभाव के। तो ये हो गया रिपब्लिकन फॉर्म। अब जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी ख़तरनाक हो सकती है अगर ओवर हो जाए तो, और डेमोक्रेसी को कंट्रोल करने का तरीका है रिपब्लिक सिस्टम होगा तो डेमोक्रेसी भी कभी ख़तरा नहीं बन सकती है, वरना डेमोक्रेसी भी डिक्टेटरशिप में चेंज हो सकती है। लेकिन रिपब्लिक सिस्टम में कानून जो होता है वही सबसे ऊपर होता है। लॉ इज़ द किंग। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा और वो लिमिट करेगा लोगों को, सरकार को। तो हमारे यहाँ एक रिपब्लिकन सिस्टम है जिसमें हम चुनकर भेजते हैं अपना हेड ऑफ स्टेट। इसके बाद है जस्टिस जो है हमने सोवियत यूनियन से लिया है। जस्टिस में हम सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस को देखते हैं। ये हमारे फंडामेंटल राइट और
फंडामेंटल राइट इन डीपीएसपी में पहले से ही दे रखा था। फिर आता है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय जो होता है जिसमें सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के बराबर किया गया है, कोई प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा किसी को भी। इकोनॉमिक जस्टिस जिसमें कोई भेदभाव नहीं होगा लोगों के साथ आर्थिक आधार पे, इनकम वगैरह की जो डिस्पैरिटी है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस मिलकर एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का निर्माण करते हैं। सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो साथ में मिलकर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बनाते हैं, जिसे हम जॉन रॉल्स के कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं, जिसमें जो सबसे नीचे स्तर पर है उसकी सहायता की जाती है, सबको बराबरी पे लाने की कोशिश की जाती है। फिर है पॉलिटिकल जस्टिस जिसमें नागरिकों को बराबर अधिकार दिए गए हैं और सभी को पब्लिक ऑफिसेस सभी पोस्ट पे जाने का पूरा अधिकार है, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का अधिकार है। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस ये हमने रशियन रिवॉल्यूशन से लिया है। तो यहाँ हो गया जस्टिस। अब हम बात करेंगे लिबर्टी का कॉन्सेप्ट जो कि प्रीएम्बल में दे रखा है। अब हम बात करेंगे लिबर्टी की। जो लिबर्टी है इसका मतलब क्या होता है? लिबर्टी का मतलब है रोक टोक ना होना, इंडिविजुअल को अपनी पहचान बनाने का मौका मिलना, अपॉर्चुनिटीज़ देना। हमारे प्रीएम्बल में सभी नागरिकों को थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की आज़ादी दी गई है। और साथ ही हमारे प्रीएम्बल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है लिबर्टी। लिबर्टी डज़ नॉट मीन्स लाइसेंस टू डू व्हाट वन लाइक्स। लेकिन लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहे वो कर सकते हो। कुछ लिमिटेशंस हमारी लिबर्टी पे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लगाई गई हैं। और साथ ही हमें बताया गया है कि जो हमें राइट्स दिए गए हैं कहीं से भी एब्सोल्यूट नहीं है, कंप्लीट नहीं है, मतलब कि पूरी तरह से नहीं दिए गए हैं, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी हमारे संविधान में, हमारी प्रीएम्बल में लाया गया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। फिर आता है इक्वालिटी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, किसी को कुछ खास ना देना, सबको बराबर ट्रीट करना, किसी को कुछ एक्स्ट्रा ना देना, प्रिविलेज ना देना, बराबरी होगा। हमारे देश में हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं बिना भेदभाव के। हमारे प्रीएम्बल में भी सभी नागरिकों को अपॉर्चुनिटीज़ और स्टेटस की बराबरी दी गई है। इसके लिए हम सिविल इक्वालिटी देख सकते हैं, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जिनमें नागरिक समानता की बात की गई है। सिविक इक्वालिटी लाइक आर्टिकल 14 जो कानून की नज़र में बराबरी है, जो कि हम फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे ही। देन इसके बाद आर्टिकल 15 जिसमें कास्ट, रेस के आधार पे कोई भेदभाव नहीं है। 5 ग्राउंड के बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं है। फिर आर्टिकल 16 जॉब के लिए हमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको जॉब में कंपटीशन में भाग लेने का मौका मिलेगा। अनटचेबिलिटी के खिलाफ अधिकार, अस्पृश्यता के खिलाफ, टाइटल्स के खिलाफ, मतलब टाइटल्स नहीं यूज़ कर सकते, जैसे राजा रानी अपने नाम के आगे लगा लेना। ये हम फंडामेंटल राइट्स में वैसे भी देखेंगे। फिर इसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात की गई है, राजनीतिक समानता, जो कि जैसे कि आर्टिकल 325 एंड आर्टिकल 326 ये पॉलिटिकल इक्वालिटी है। हम लोगों को धर्म के, जात के और आपके सेक्स के किसी भी आधार पर आपको लिस्ट में शामिल होने से, वोटर लिस्ट में शामिल होने से मना नहीं किया जा सकता किसी भी बेसिस पे, ठीक है। फिर 326 में आपको बताया गया है कि आपको वोटिंग का राइट होगा, लोकसभा हो चाहे स्टेट असेंबलीज हो, एमएलए के चुनाव हो, आपको वोट देने का अधिकार रहेगा हर किसी को बिना किसी भेदभाव के। तो 325 इलेक्टोरल रोल्स में शामिल होने की इजाज़त है, वोटर आईडी बनाने की, और 326 जिसमें सबको वोट देने का अधिकार होगा। हमारे पास डीपीएसपी भी है जिसमें औरत और आदमी दोनों को बराबर पे दिया जाएगा उनके काम के लिए, इक्वल काम का इक्वल पे किया जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा इक्वालिटी को हमने फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी
और पॉलिटिकल इक्वालिटी 325, 326, इस तरीके से हमने इक्वालिटी पढ़ी। अब हम बात करेंगे फ्रेटर्निटी की। जब हम भाईचारे की भावना की बात करते हैं तो हमारे संविधान में सिंगल सिटीजनशिप के थ्रू इसे प्रमोट करने की कोशिश की गई है कि सभी लोगों में भाईचारे की भावना हो। मतलब हमारा जो संविधान है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं 51A के अंदर, उसमें भी हमें बताया गया कि हर नागरिक की जिम्मेदारी होगी कि वो आपस में हार्मनी प्रमोट करे, आपस में भाईचारे की भावना को प्रमोट करे, चाहे कोई भी अंतर क्यों ना हो, चाहे भाषा का अंतर हो, चाहे धर्म का अंतर हो, चाहे कितनी भी क्षेत्रीय डाइवर्सिटी हो, किसी भी तरह की डाइवर्सिटी हो, फिर भी भाईचारे की भावना को प्रमोट करना। हमारी प्रस्तावना जो है वो डिक्लेयर करती है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होगा? भाईचारे का मतलब यहाँ पर डिग्निटी की बात की गई है। एक व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा मतलब उसका सम्मान माना गया है, हर व्यक्ति का सम्मान करना, हर व्यक्ति को इज्जत देना और यूनिटी इंटीग्रिटी बनाए रखना देश की। पहला है हर व्यक्ति को इम्पोर्टेंस देना और देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखना। इंटीग्रिटी को 42 अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, अखंडता को। KM मुंशी जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी थे हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल करा था, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति का सम्मान, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नॉट ओनली एंश्योर मटेरियल बेटरमेंट एंड मेंटेन अ डेमोक्रेटिक सेटअप बट दैट इट ऑल्सो रिकॉग्नाइज द पर्सनैलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सेक्रेड। मतलब कि हमारे संविधान में इसको बताया गया है कि हर व्यक्ति जो है उसकी भौतिक ज़रूरतों की पूर्ति, उसका भौतिक वेलफेयर, उसकी भौतिक ज़रूरत, इसके अलावा हर व्यक्ति जो है वो अपने आप में एक पवित्र इंडिविजुअल है। अगर इसको मैं दूसरे नज़रिए से देखूँ ना तो मैं कह सकती हूँ कि ये कहना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति की इम्पोर्टेंस रहेगी, हर इंडिविजुअल। ये कहीं ना कहीं आप लिबर्टी वाला कॉन्सेप्ट देखोगे, लिबरलिज्म वाला कॉन्सेप्ट देखोगे कि हर व्यक्ति का महत्व बताया गया है इंटीग्रिटी में, अखंडता के लिए देश की। अगर आप किसी व्यक्ति को नज़रअंदाज कर दोगे कि तो फिर इससे देश टूट भी सकता है। लाइक हमारे देश में इतनी धर्म, भाषा, जाति के लोग रहते हैं, मतलब इतने रिलीजियसली डाइवर्स कंट्री है, लिंग्विस्टिकली डाइवर्स है, रीजनली डाइवर्स है, सबकी ज़रूरतों को ध्यान देना होगा, ठीक है। और इसको प्रोटेक्ट करने का काम फंडामेंटल राइट और DPSP में किया ही गया है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को। साथ ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि डिग्निटी ऑफ वुमेन की बात करती है कि महिलाओं के सम्मान का भी ध्यान रखना होगा, कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करनी है जिससे महिलाओं को ठेस पहुँचे, ठीक है। एंड ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अपहोल्ड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है इसका मतलब साइकोलॉजिकल तो है ही, साथ ही टेरिटोरियल भी है। मतलब मानसिक रूप से और क्षेत्रीय रूप से हम लोग कभी अलग ना हो, हम लोग कभी टूटे ना आपस में। हमारे संविधान का आर्टिकल 1 भी है। आर्टिकल 1 में यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया, यूनियन का प्रयोग किया गया। यूनियन का मतलब है साफ साफ कि राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है इस यूनियन से। इनडिस्ट्रक्टिबल नेचर होगा हमारे यूनियन का, हमारे भारत का इनडिस्ट्रक्टिबल नेचर है, आपको अलग होना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो जो भी दिक्कतें हैं, हिंड्रेंसेस होगी इंटीग्रेशन में, जैसे कि जातिवाद हो सकता है, क्षेत्रीयता हो सकती है, भाषा हो सकती है, कम्युनलिज्म हो सकता है, धर्म के नाम पर हो सकता है। तो ये सभी जितनी भी दिक्कतें हैं जो देश को तोड़ने का काम करेगी, हमें उन्हें ओवरकम करना है, तभी हम देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी पा पाएंगे, फ्रेटर्निटी को पा पाएंगे, इन शॉर्ट। तो यहाँ हमारा ये ख़त्म हुआ जो हमने अब तक ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करें। अब हम बात करेंगे प्रीएम्बल के होने का महत्व क्या है, प्रीएम्बल है क्यों, सिग्निफिकेंस क्या है, जब संविधान बन गया था तो हमने इसको लागू क्यों करा बाद में। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल क्या थी, प्रीएम्बल के क्या फ़ायदे थे, क्या इम्पोर्टेंस थी। जो प्रीएम्बल है हमारी उसमें कुछ वैल्यूज़ दे रखी है। मतलब प्रीएम्बल जो था बस एक समरी है जिसमें जब आपको लगे ना आपको किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, कोई संवैधानिक सॉल्यूशन चाहिए, आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप प्रीएम्बल की तरफ देख सकते हो। ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का एक विज़न था
इनके सपने थे, उनके होप थे। जैसे कि अल्लादी कृष्ण स्वामी ने कहा है कि प्रीएम्बल टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट, जो हमने सोचा था उसको एक्सप्रेस कर रही है। के.एम. मुंशी का कहना है कि ये तो हॉरोस्कोप है, मतलब हमारे देश का सॉवरेनिटी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को दर्शाती है। पंडित ठाकुर दास भार्गव, उनका कहना था कि जो प्रीएम्बल है इज़ द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे संविधान की आत्मा है, एक गहने के समान है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सहारा दे रही है। अर्नेस्ट पार्कर ने भी तारीफ़ करी, उन्होंने भी अपनी बुक में इसके बारे में मेंशन करा कितनी अच्छी है, इम्पॉर्टेंट है। हिदायतुल्लाह थे, उन्होंने भी सेम बात कही कि प्रीएम्बल जो है वो अमेरिका के इंडिपेंडेंस ऑफ डिक्लेरेशन से आ रही है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से, जैसे वहाँ पर है इसी तरीके से ये हमारा डिक्लेरेशन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल सोसाइटी की आत्मा होगी ये, ठीक है। इसके बाद आता है प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब सवाल ये था, क्या ये प्रीएम्बल हमारे संविधान का हिस्सा है, क्योंकि संविधान बनने के बाद इसको लागू किया गया था। तो पहली बात तो बेरूबाड़ी केस हुआ जिसमें ये सवाल उठाया गया, क्या ये संविधान का हिस्सा है, तो ये बताया गया कि नहीं, ये संविधान का हिस्सा नहीं है फर्स्ट केस में। देन केशवानंद भारती केस हुआ 1973 में, इसमें जजमेंट आई कि ये संविधान का हिस्सा है। फिर LIC ऑफ इंडिया केस हुआ 1995 में, उसके ठीक 15, 16, 17 साल बाद, तो हम देखेंगे कि उसमें भी बोला गया कि हाँ हिस्सा है, तो मतलब आज ये इसका हिस्सा है और इसको श्योरिटी दी गई है सुप्रीम कोर्ट ने बाय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में भी यही सवाल उठा था कि क्या ये संविधान का हिस्सा है, तो जवाब ये आया था कि हाँ ये संविधान का हिस्सा गिना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये मानी गई है। बाकी जो प्रीएम्बल है इसकी दो विशेषता देख लो। देखो ऐसा नहीं है कि जैसे मेरे प्रीएम्बल में लिखा है सोशलिस्ट, तो कोई कोर्ट चला जाएगा इसे लागू कराओ, ऐसा कुछ नहीं है। नॉन जस्टिशिएबल है, कोई जा नहीं सकता इसके लिए कोर्ट। और दूसरा ये कोई कानून बनाने का ज़रिया नहीं है, ये लेजिस्लेचर को पावर नहीं दे रहा है कानून बनाने की, और ना ही लेजिस्लेचर की पावर पे रोक लगा रहा है। फिर आता है क्या हम इसे अमेंड कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स आप इसको बिल्कुल अमेंड कर सकते हो। अंडर आर्टिकल 368 हमने इसको पहली बार अमेंड किया था केशवानंद भारती केस के टाइम पे, मतलब पहली बार इसको अमेंड किया गया था 368 के तहत 1972 में 42 अमेंडमेंट 1976 में इसको पहली बार अमेंड किया गया था, ठीक है। 42 अमेंडमेंट 1976 में इसको पहली बार अमेंड किया गया था। और केस मैंने आपको बता ही दिया है कि केशवानंद भारती केस था जिसमें पहली बार कोर्ट ने माना कि हाँ आप इसको अमेंड कर सकते हो, बस इसके बेसिक एलिमेंट्स आप ख़त्म नहीं कर सकते हो। और बाकी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि ये जो हमारे बेसिक एलिमेंट्स हैं हमारे प्रीएम्बल के अंदर, उनसे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उन्हें हटा नहीं सकते। अगर ये हट गए तो हमारा जो ये प्रीएम्बल है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, उसका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपनी आइडेंटिटी बरकरार नहीं रख पाएगा। तो जो अमेंडिंग पावर है उसका देखकर यूज़ करना है। और बाकी 42 अमेंडमेंट का फिर से जिक्र किया गया है कि 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिक। तो यहाँ पर हमारा प्रीएम्बल चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज़ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आई होप आपको समझ आया होगा। ये UPSC के लिए, UGC नेट के लिए, किसी भी लो एंट्रेंसेस एग्ज़ाम्स के लिए, सभी के लिए बहुत यूज़फुल है लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ना। और ये बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन में पढ़ा रही हूँ, 7th एडिशन। आपको पुराने एडिशन, 2nd एडिशन, 3rd एडिशन शायद हर जगह मिल जाए, लेकिन ये वाला एडिशन अभी आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी। सो प्लीज़ इसको शेयर भी करें और इसको देखें भी, फॉलो करें। थैंक यू सो मच।